ब्लैक डेथ मुख्यतः एक ऐसी विचारधारा है या एक ऐसी सिचुएशन कह सकते हैं, एक ऐसा पेंडेमिक है विश्व के सामने जो लगभग 14वीं शताब्दी में 1348-50 के बीच में आया था। ये क्वेश्चन जब आया था तो शताब्दी ही पहले पूछा था कब आया था, याद रखिएगा, यह है 14वीं शताब्दी में आया था। अब आपसे क्वेश्चन आता है ऐसे कि निम्नलिखित में से ब्लैक डेथ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो मतलब 4 बातें एक साथ आएंगी, ठीक है। तो ब्लैक डेथ क्या है? ब्लैक डेथ मुख्यतः यूरोपीय इतिहास में 14वीं शताब्दी में प्लेग के कारण 14वीं शताब्दी में प्लेग के कारण आई एक महामारी थी। तो किसके कारण? 14वीं शताब्दी प्लेग के कारण 1348 से 50 के बीच में, याद रखिएगा 1348 से 50 के बीच में प्लेग के कारण यह आई एक महामारी थी, जैसे वर्तमान चला है कोरोना महामारी थी। इसमें लगभग उस समय 450 मिलियन लोग मारे गए थे। उसमें लगभग उस समय 450 मिलियन लोग मारे गए, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख है, तो अब जोड़ लीजिए। तो 450, जैसे अभी देखिए विश्व में वर्तमान में लगभग कोरोना से भी 1 करोड़ के आसपास मर गए हैं लोग, लगभग 50 लाख तो क्रॉस कर चुके हैं, अनुमान यही है। तो कुल मिला के तो ऐसे 450 मिलियन लोग इसमें मारे गए थे। यह एक प्लेग थी जो महामारी थी। यह महामारी बहुत तेज़ी से शुरू हुआ और यह धीरे धीरे क्या हुआ, यह यूरोप के कई देशों को प्रभावित कर दिया, जैसे स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, बाल्कन प्रायद्वीप, हंगरी, रोमानिया आदि। बाल्कन प्रायद्वीप में कई देश आते हैं, तो बाल्कन प्रायद्वीप, हंगरी, रोमानिया आदि, इन देशों में बहुत तेज़ी से फैला, ठीक है। और यह लगभग जो इसका प्रभाव था, इसका प्रभाव लगभग समझिएगा 14वीं शताब्दी में आया था और इसका प्रभाव लगभग 19वीं शताब्दी तक चला। इसका प्रभाव 19वीं शताब्दी तक चला। जैसे देखिए अभी कोरोना का प्रभाव है, अभी चल रहा है, अब इसका प्रभाव कितने दिन तक चलेगा। जैसे देखेंगे आप हिरोशिमा और नागासाकी का बम जो था वह अभी तक उसका प्रभाव है, ठीक है, वो अभी तक प्रभाव है। उसी तरह सोचिए अभी कितने दिन तक इसका भी प्रभाव रहेगा। हाँ, तो यह इसका प्रभाव लगातार बना रहा। इसे ही यद्यपि, ठीक है, तो मतलब ब्लैक डेथ इसे ही कहा गया। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग, ब्लैक डेथ शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? एरास्मस ने। ब्लैक डेथ शब्द का पहली बार प्रयोग एरास्मस ने किया है। मैंने कहा था एरास्मस जो है मुख्यतः वह पुर्तगाली हैं, बहुत बड़े इतिहासकार, कवि, विद्वान थे और मानवतावादी थे। इसीलिए एरास्मस को मानवतावादियों का राजकुमार भी कहते हैं, कल चर्चा किए थे। मानवतावादियों का राजकुमार भी कहते हैं, प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट्स, मानवतावादियों का राजकुमार कहते हैं। और एरास्मस ने एक बड़ा फेमस ग्रंथ लिखा है। वह ग्रंथ कौन सा था? द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली, मूर्खता की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ फॉली, इन्होंने ग्रंथ लिखा है, मूर्खता की प्रशंसा। देखिए मानवतावादियों का राजकुमार इनको बताए थे और मानवतावादियों का राजा, ठीक है, या मानवतावादियों का पिता मैंने किसको बताया था? वह बताया था मानवतावादियों का राजा पेट्रार्क को। पेट्रार्क यूरोपी हैं, ठीक है। तो यही आपका ब्लैक डेथ की पृष्ठभूमि है जो लगातार प्लेग के कारण आगे बढ़ा। प्लेग के कारण इसमें यह समस्याएं आई।
अब समझिए कि कुल मिलाकर जो ग्रेट डिप्रेशन है, जो महान आर्थिक मंदी या विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी है, यह आर्थिक मंदी मुख्यतः 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से शुरू होता है, जिसकी शुरुआत मुख्यतः 4 सितंबर 1929 को होती है और यह 24 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से क्रैश कर देता है। स्टॉक मार्केट जिस दिन क्रैश हुआ वह 24 अक्टूबर था, बृहस्पतिवार था, इसीलिए बृहस्पतिवार को ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाने लगा। और इसी तरह जो वॉल स्ट्रीट की महत्वपूर्ण घटना आगे चल के हुई, जिसके कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा गहरा नुकसान हुआ, यह घटना थी 29 अक्टूबर को, जो हुई थी मंगलवार को, इसीलिए इस घटना को कहते हैं ब्लैक ट्यूसडे। तो ब्लैक थर्सडे की घटना 24 अक्टूबर को हुई है और ब्लैक ट्यूसडे की घटना 29 अक्टूबर को हुई है। यह जो विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत हुई, यह कुल मिला के 1929 से लेकर 1933 तक चलती है और इसमें पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी वह उस अर्थव्यवस्था में लगभग 15% की वैश्विक रूप से कमी देखी जाती है। ठीक है, 15% वैश्विक रूप से इसमें जीडीपी में गिरावट आ जाती है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में। और इस वैश्विक मंदी से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश रहा है वह रहा है जर्मनी, सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। और सबसे कम प्रभावित देश है रूस, सबसे कम रूस क्यों सबसे कम प्रभावित हुआ? क्योंकि उस समय रूस में लेनिन और स्टालिन की जो योजनाएं थी, ठीक है, लेनिन के सुधार और स्टालिन की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन्हीं के कारण रूस सबसे कम प्रभावित रहा। लेकिन सर्वाधिक प्रभावित जो होता जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया रहा। अब क्या हुआ कि इस आर्थिक मंदी से बचने के लिए अनेक देशों ने बहुत सारे रिफॉर्मेशन किए, बहुत सारे सुधार प्रस्तावित किए और इनमें से कई देशों ने कई योजनाएं बनाई। जैसे फ्रांस ने 1929 में सभी यूरोपीय देशों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे कहते हैं ब्रिया का प्रस्ताव। ब्रिया, तो पूछेगा ब्रिया का प्रस्ताव किसने दिया? फ्रांस ने दिया। लेकिन यह जो ब्रिया का प्रस्ताव था यह असफल हो गया, यह काम नहीं कर पाया जैसा अपेक्षित था उससे। तो फ्रांस ने ब्रिया का प्रस्ताव दिया जो कि चल नहीं पाया। ब्रिटेन ने स्वर्ण आधारित मुद्रा पद्धति को इसी समय त्याग दिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने मितव्ययिता का नियम लागू किया। तो समझिएगा इस मंदी से बचने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिनमें फ्रांस ने ब्रिया का प्रस्ताव दिया जो असफल रहा। इंग्लैंड ने स्वर्ण आधारित मुद्रा पद्धति को त्यागते हुए मितव्ययिता का नियम पारित किया। मितव्ययिता का नियम पारित किया। इस नियम में क्या किया गया? मितव्ययिता के नियम में प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षकों तक में सभी के वेतन में से कटौती की गई। प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षकों तक में सभी के वेतन में कटौती की गई। अच्छा, इस समय अमेरिका ने भी अनेक प्रस्ताव पारित किए जो पूछा जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिकी राष्ट्रपति जो हुवर थे, उन्होंने 1931 में हुवर स्थगन प्रस्ताव पारित किया। हुवर स्थगन प्रस्ताव, तो एक तो इनका हुवर स्थगन प्रस्ताव पारित किया गया और इन्हीं लोगों ने जर्मनी से संबंधित, ठीक है, तो कुल मिला के इन्हीं लोगों ने जर्मनी से संबंधित भी प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि जर्मनी की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी। तो जर्मनी के लिए 2-3 प्रस्ताव पारित किए गए ताकि जर्मनी को उचित समय पर उचित तरीके से विदेशी ऋण प्राप्त होता रहे। तो इसमें कौन सी योजना आई? एक योजना जर्मनी संबंधित थी, यंग योजना, और
डावस योजना, यंग योजना और डावस योजना या डावस प्लान। ये जो दोनों योजना थी, इनका दोनों का उद्देश्य क्या था? जर्मनी से संबंधित था। और डावस योजना मुख्यतः जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय ऋण मिलता रहे और उसे मिल जाए, उस पर वह कार्य कर रहा था, डावस योजना। इसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति जब रूजवेल्ट हुए तो रूजवेल्ट ने भी इस पर काम किया। रूजवेल्ट ने 1933 में इस मंदी से बचने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया जिसे कहते हैं न्यू डील। रूजवेल्ट ने, यह क्वेश्चन पूछा गया है, रूजवेल्ट ने इस मंदी से बचने के लिए जो नया प्रस्ताव दिया उसे कहते हैं न्यू डील। यह न्यू डील का जो प्रस्ताव था, यह आर्थिक सुधारों का एक पैकेज था जिसमें मुख्यतः 3 बातें लागू होती थी, या जो मुख्यतः 3 बातों पर कार्य करता था, और इसे कहा जाता था 3R का सिद्धांत। इसे कहा था 3R का सिद्धांत। यह है आपका, यह आपका है रिलीफ, रिफॉर्म एंड रिकवरी। रिलीफ, रिफॉर्म एंड रिकवरी, इसमें 3R का सिद्धांत था जिस पर यह काम किया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो उस समय पेश किए गए। इसी समय आपका आर्थिक संकट से बचने के लिए 1933 में एक नीरा नामक संगठन की स्थापना की गई थी, जो बेसिकली राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम था। कुल मिला के इन सब प्रस्तावों पे बहुत सारे काम किए गए, लेकिन फिर भी इस मंदी का व्यापक प्रभाव रहा। यह मंदी तुरंत समाप्त नहीं हो पाया। इस मंदी पर आगे चलकर एक महत्वपूर्ण बुक लिखा गया जो कि स्टेनबेक ने लिखा था इस मंदी पर। वह, उनका नाम है जॉन स्टेनबेक। वह बुक जो है उसका नाम है द ग्रेप्स ऑफ द राथ। जॉन स्टेनबेक की किताब है द ग्रेप्स ऑफ राथ, WRATH राथ। यह बुक बहुत फेमस रहा। इस बुक को आगे चल के कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। कहा जाता है यह बुक मुख्यतः इस वैश्विक मंदी पर लिखी गई विश्व की सबसे बेहतरीन बुकों में से एक है। कुल मिला के इन सब प्रस्तावों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो इस मंदी का व्यापक प्रभाव रहा, और इस मंदी के फलस्वरूप विश्व की राजनीतिक सामाजिक दशा में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ। विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में अनेक देशों में अधिनायकवादी शासन पद्धति, सर्वसत्तावादी शासन पद्धति का विकास हुआ। जापान में सर्वसत्तावाद आया, जर्मनी में नाजीवाद का विकास हुआ, इटली में फांसीवाद जैसी विचारधारा का विकास हुआ। कुल मिला के अनेक देशों में सत्तावादी, फांसीवादी शक्तियों का और अतिवादी शक्तियों का उत्थान हुआ, जो इसके कारण विश्व की अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ विश्व की राजनीतिक व्यवस्था और विश्व की शांति के प्रयासों को भी इससे धक्का लगा। इसके कारण वैश्विक लोकतंत्र की जो अवधारणा थी वह कमज़ोर हुई। तो कुल मिला के उग्र राष्ट्रवादी प्रवृत्ति विकसित हुई, या उग्र राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ज़्यादा हावी हुई। तो कुल मिलाकर वैश्विक आर्थिक मंदी था, इसके अनेक दुष्परिणाम भी रहे, जो लगातार
विश्व को प्रयास किए, विश्व को प्रभावित किए, और इसी पृष्ठभूमि में आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वार भी होता है। ठीक है।